नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प नदी प्रणाली को डिकोड करने वाले हैं। आइए राजस्थान के भूगोल के जरिए एक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे पानी की एक एक बूंद अपना रास्ता तय करती है। भूगोल सिर्फ नक्शों पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन रेखाओं की एक अद्भुत कहानी है, जिसे हम आज विस्तार से समझेंगे। तो आज हम जिन मुख्य चीजों पर नजर डालेंगे वो हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह, बनास नदी जिसे वन की आशा भी कहते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियां और बांध, चार बड़े त्रिवेणी संगम और आखिर में बाणगंगा नदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। अरावली पर्वतमाला इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े डिवाइडर या कहें विभाजक का काम करती है। सोचने वाली बात है, यही तय करती है कि बारिश का पानी कहां जाएगा। इस पूरे इलाके का लगभग 24% पानी पूर्व की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है। बाकी का 76% हिस्सा या तो अरब सागर में जाता है या जमीन के अंदर ही समा जाता है। हमारा आज का फोकस इसी 24% वाले हिस्से पर है। इस पूर्वी प्रवाह को यमुना नदी तक ले जाने का काम मुख्य रूप से चार नदियां करती हैं: चंबल, बनास, गंभीर और बाणगंगा। ये नदियां इस पूरे अपवाह तंत्र का आधार हैं। लेकिन आज के हमारे इस सफर की असली हीरो है शानदार और विशाल बनास नदी। तो आइए गहराई से जानते हैं बनास के बारे में। बनास का प्राचीन नाम वर्णासा है, जिसका मतलब होता है वन की आशा। कितना खूबसूरत नाम है ना? यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इस नदी की असली पहचान है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जब यह नदी टोंक जिले में एंट्री लेती है तो यह बिल्कुल एक सांप की तरह घुमावदार आकार में बहती है। यह प्रवाह सच में बहुत रहस्यमयी और अनोखा लगता है। राजसमंद की खमनौर पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी पूरी तरह से राजस्थान की सीमाओं के अंदर ही बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो मापदंडों के हिसाब से ये 480 से 512 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। जल संसाधन के आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहद विशाल और प्रभावशाली नदी है। अब ये नदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है, इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है। राज बना चित भी टोस खाएगा। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और इन सभी जगहों के पहले अक्षर लाइन से याद हो जाएंगे। भूगोल को याद रखने का ये कमाल का तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों और उन पर बने अहम बांधों की। यहाँ एक बहुत ही अनोखी घटना होती है। एक नदी कोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, तब उसका नाम होता है आयड़। लेकिन जैसे ही वो उदय सागर झील में जाकर वहां से आगे निकलती है, तो आश्चर्यजनक रूप से उसका नाम बदलकर बेड़च हो जाता है। मतलब एक ही जलधारा, लेकिन एक झील पार करते ही उसकी पूरी पहचान ही बदल गई। इतने बड़े नदी तंत्र के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए कई जरूरी बांध भी बनाए गए हैं, जैसे राजसंबंध में बागेरी नाका और नंद संबंध बांध। टोंक का प्रसिद्ध बीसलपुर बांध भी इसी का हिस्सा है। एक और बहुत ही खास बांध है मेजा बांध, जो कोठारी नदी पर बना है। कोठारी भी बनास की ही सहायक नदी है। इस मेजा बांध के आसपास इतनी खूबसूरती और हरियाली है कि इसे राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही अद्भुत भौगोलिक विशेषता पर, चार त्रिवेणी संगम। बनास नदी पूरे राजस्थान में इकलौती ऐसी नदी है जहां चार अलग अलग त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम यानी जहां तीन नदियां एक साथ आके मिलती हों। ये अपने आप में एक दुर्लभ बात है। पहला संगम भीलवाड़ा के बिगोद में है, बनास, बेड़च और मेणाल का। दूसरा टोंक के राजमहल में, बनास, डाई और खारी का। तीसरा भी टोंक में ही है, जोधपुरिया के पास, बनास, बांडी और मानसी का। और आखिरी में सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में, बनास सीप नदी के साथ मिलकर विशाल चंबल नदी में मिल जाती है। छोटी छोटी धाराएं कैसे एक बड़े नदी तंत्र को जन्म देती हैं, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद की बात करते हैं, बाणगंगा नदी। कोटपुतली बहराट पहाड़ियों से निकलने वाली इस बाणगंगा नदी का इतिहास बहुत ही पौराणिक है। इसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी जैसे ऐतिहासिक नामों से भी जाना जाता है।
इसके साथ कई पुरानी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं जो इस नदी को सांस्कृतिक रूप से बेहद खास बनाती हैं। पर जो चीज बाणगंगा को वैज्ञानिक नजरिया से सबसे अलग बनाती है वो है इसका रुंडित नदी कहलाना। रुंडित का मतलब क्या है? ऐतिहासिक रूप से यह नदी अपना पानी सीधे यमुना नदी तक ले जाती थी, लेकिन आज ये यमुना तक पहुंच ही नहीं पाती। रास्ते में ही भरतपुर के मैदानी इलाकों में यह जमीन के अंदर पूरी तरह गायब हो जाती है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर अर्जुन की गंगा जैसी ऐतिहासिक और शक्तिशाली नदी सूखकर मैदानी इलाकों में विलीन हो सकती है, तो सोचने वाली बात है, बदलती हुई जलवायु और पर्यावरण आने वाले समय में इस पूरे भौगोलिक नक्शे को किस तरह बदलकर रख देंगे। भूगोल की इस हमेशा बदलती शक्ति पर विचार करने के साथ ही हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।